हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 16 अप्रैल 2022 की सुबह 7:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में खबर दी गई कि प्रयागराज के थाना नवाबगंज के गांव खगलपुर में एक मैसेकर हुआ है, यानी कि सामूहिक नरसंहार। कई लोग मार दिए गए हैं। इस खबर से पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ऑफिसर्स इंसिडेंट साइट की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद एसएसपी, आईजी, एडीजी, डीएम घटना वाली जगह पर पहुंच गए। पुलिस घर के अंदर कमरे में पहुंची तो वहां का सीन देख करके शॉक्ड हो गए। कमरे के अंदर पड़ी चारपाई पर 38 साल की प्रीति की बॉडी खून से सनी हुई थी। किसी धारदार हथियार से गला काट करके उसका मर्डर कर दिया गया था। चारपाई के पास ही चौकी पड़ी थी, उस पर उसकी 3 बेटियां, 12 साल की माही, 9 साल की पीहू और 5 साल की पाहू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन तीनों को भी किसी धारदार हथियार से गला काट करके मर्डर कर दिया गया था। कमरे के अंदर खून ही खून फैला हुआ था। दीवारों पर भी खून के छींटे दिखाई पड़ रहे थे। इंस्पेक्शन के दौरान पुलिस वाले आंगन में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर भी उनका दिल दहल गया। घर के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी छत पर लगे लोहे के जाल में साड़ी के फंदे से झूल रही थी। आंगन में फोल्डिंग पलंग पड़ा था जिसके ऊपर प्लास्टिक की 2 चेयर रखी हुई थी। शायद इन्हीं चेयर्स पर चढ़ के उसने गले में फांसी का फंदा लगाया था या फिर उसे उस फंदे पर लटका दिया गया था। राहुल की एज 42 ईयर्स के आसपास थी। राहुल की बॉडी के पास से पुलिस को 2 पन्नों का लिखा एक लेटर भी मिला। पुलिस ने उसे अपने पास रख लिया। उस टाइम भी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम थे और होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास में थी। जैसे ही मामले की न्यूज़ मीडिया में फैली, वैसे ही पूरे देश में हंगामा हो गया। पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया था। हस्बैंड, वाइफ और उनकी 5 से 12 साल की 3 बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया था। ऐसा किसी ने क्यों किया और क्या मिलने वाला था उसको पूरी फैमिली को ख़त्म करके? ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। 5 मौत से दहल उठा प्रयागराज। प्रयागराज में खूनी खेल खेला गया है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। सनसनी पूरे इलाके में फैली हुई है। मामला नवाब थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव का है, जहां पर बीती रात 5 लोग एक ही परिवार के मौत के घाट उतार दिए गए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पुलिस को कमरे से 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले। शायद एक राहुल का था और दूसरा फ़ोन उसकी वाइफ प्रीति का था। एक मोबाइल फ़ोन में राहुल के बड़े भाई मुन्ना का नंबर, मुन्ना तिवारी, उसके बड़े भाई का नाम मुन्ना तिवारी था, उसका नंबर सेव था। पुलिस ने इंसिडेंट की जानकारी मुन्ना तिवारी को दी और जल्दी ही मुन्ना इंसिडेंट वाली साइट पर पहुंच गया। पुलिस ने घर के बाहर चेक किया तो घर के सामने प्याज के खेत में उन्हें खून से सना हुआ चापड़ मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसी चापड़ से प्रीति और उसकी 3 बेटियों की हत्या की गई है। एविडेंस के तौर पर चापड़ को रख लिया गया। पुलिस के चेक करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी इंसिडेंट साइट का इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन के बाद में एविडेंस भी जुटाए। टीम ने चापड़, दीवार सहित कई जगह से फिंगरप्रिंट भी लिए। इंसिडेंट साइट पर डेड राहुल तिवारी का पड़ोसी दद्दू सरोज भी था। उसने बताया कि राहुल की फैमिली से उसके अच्छे रिलेशन थे। उनका मिलना जुलना लगा रहता था। दोनों फैमिलीज के बच्चे एक साथ खेला करते थे। 7 बजे के करीब उसकी 10 साल की बेटी पीहू को बुलाने घर पहुंची तो मेन गेट पर लगा हुआ चैनल खुला हुआ था। पीहू को कई बार आवाज़ लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर चली गई। वो अंदर जा ही रही थी कि आंगन में राहुल को फंदे पर लटके देखा। वो चीखते हुए बाहर की ओर भागी। उस 10 साल की बेटी की चीख सुन करके आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। आसपास के लोगों ने सबसे पहले राहुल को फांसी पर लटका हुआ देखा था। शोरगुल मचाने पर आसपास के और लोग भी आ गए। इसके बाद अंदर गए तो अंदर का सीन देख करके सबके सब शॉक्ड हो गए। फिर थाना नवाबगंज पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद में पुलिस वहां पर आई। दद्दू सरोज ने यह भी बताया कि इस मकान में एक दूसरा किराएदार संदीप भी है। वो राहुल की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था, साथ ही जॉब सर्च भी कर रहा था, लेकिन 2 दिनों से घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। संदीप शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसकी तलाश स्टार्ट कर दी।
अब तक इंसिडेंट वाली साइट पर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। इंसिडेंट को लेकर के लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कहीं अराजक तत्व इसका फायदा न उठा लें, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने खागलपुर गांव को छावनी में बदल दिया और निगरानी में जुट गए। इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन मिलने पर वहां के एमपी और एमएलए भी इंसिडेंट साइट पर आ गए थे। उन्होंने एसपी के साथ में मिलकर के इंसिडेंट साइट का इंस्पेक्शन किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस इंसिडेंट का खुलासा किया जाएगा। एमपी और एमएलए वहां सब देख ही रहे थे कि राहुल तिवारी की फैमिली वाले आ गए। राहुल की डेड बॉडी देख करके राहुल के भाई मुन्ना और विवेक और उसकी दोनों बहनें फूट फूट के रोने लगे। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और डेड बॉडी से अलग किया। दोनों बहनों ने रोते हुए आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। दोनों बहनों ने पुलिस ऑफिसर से हाथ जोड़ करके कहा कि वो ससुराल वालों के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करें और उन्हें जेल भेजें। पुलिस ने राहुल के भाई मुन्ना तिवारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि 12 अप्रैल को राहुल की बेटी पीहू का बर्थडे था। तब वो अपने बेटे के साथ घर आया था। उस समय सब कुछ ठीक था, किसी के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। पीहू का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया था। इसके बाद वो वापस चले गए थे। मुन्ना ने आगे बताया कि राहुल अपनी ससुराल अंदावा में रहता है। अंदावा कौसाम्बी में एक गांव का नाम है। वहां उसने एक अच्छा मकान बनवाया था और कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, लेकिन उसके साले जयप्रकाश और रामप्रकाश ने उस मकान और प्रॉपर्टी को छीन लिया और उसे मारपीट करके वहां से भगा दिया। उसके बाद वो फैमिली के साथ में खागलपुर गांव में रेंटेड हाउस में रहने लगा था। जानवरों की खरीदने बेचने का बिजनेस करके वो फैमिली का खर्च चलाता था। मुन्ना ने पुलिस में तहरीर दे करके दोनों सालों और उसके दोस्तों के अगेंस्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब तक 5 लोगों के मर्डर की गूंज प्रयागराज से राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईजी और डीआईजी से बात की। उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस इंसिडेंट की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक्यूज कोई भी हो, किसी भी हालत में हो, उसे बख्शा नहीं जाए। उन्होंने लोकल पुलिस की हेल्प के लिए एफटीएफ को भी लगा दिया था। पुलिस को राहुल की डेड बॉडी के पास में 2 पन्नों का एक नोट भी मिला था, जिसे सेफली रख लिया गया था। पुलिस ने जब इस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर के पहले पन्ने पर 11 नाम लिखे हुए थे, जिन्हें राहुल ने मौत का जिम्मेदार बताया था। इनके नाम थे जयप्रकाश तिवारी, रामप्रकाश तिवारी जो कि उसके दोनों साले थे, उनकी वाइफ मंजू जो जयप्रकाश की वाइफ थी, ज्योति रामप्रकाश की वाइफ, और उनके फ्रेंड्स सुनील, आसू, मनोज, संतोष, अवध किशोर, शिवम, नमो नारायण, और ये सब निवासी थे अंदावा गांव के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राहुल की मौत हैंगिंग से हुई थी, जबकि प्रीति और उसकी बेटियों की मौत सांस की नली कटने से और बहुत ज्यादा खून बहने से हुई थी। अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन बच्चों का, उसकी बीबी का कत्ल करके राहुल को लटका दिया गया है और ये लटकाया किसने है और इन सबका मर्डर किसने किया है। घर में रहने वाले दूसरे किराएदार संदीप पाल को भी पकड़ लिया था, जो कुछ दिनों से वहां पर नहीं था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने शॉकिंग करने वाले खुलासे किए। संदीप ने पुलिस को बताया कि राहुल और प्रीति के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे, उनमें आए दिन झगड़ा चलता रहता था। राहुल ससुराल पक्ष में चल रहे विवाद, कर्जदारी और साली से अवैध रिश्तों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो कई बार खुदकुशी की बात कर चुका था। दरअसल राहुल ने अपनी ससुराल में एक आलीशान मकान बनवाया था, जिसे बनवाने में लाखों रुपए खर्च किए थे। इसके लिए उसने काफी कर्ज भी लिया था। बाद में अपने सालों से डिस्प्यूट के बाद में उसे उस मकान से हाथ धोना पड़ा था और एक जमीन का भी हिस्सा था जो उसके नाम पर था, लेकिन सालों की वजह से वो भी उसके हाथ से निकल गया। राहुल के उसकी साली ज्योति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, जिसे लेकर के उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होता रहता था। पुलिस की जांच में इस सामूहिक नरसंहार की कहानी जो सामने आई वो और भी ज्यादा ट्विस्टेड थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक गांव है अंदावा। इसी गांव में भोलानाथ तिवारी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी फैमिली में पत्नी पार्वती के अलावा 2 बेटे जयप्रकाश, रामप्रकाश और 2 बेटियां प्रीति और ज्योति थीं। 1990 में बीमारी के चलते भोलानाथ की डेथ हो गई थी। पति की डेथ के बाद 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पार्वती पर आ गई। पार्वती ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जयप्रकाश और रामप्रकाश का मन खेती किसानी में नहीं लगता था।
इसलिए दोनों भाइयों ने गांव छोड़ दिया और लखनऊ आ गए। लखनऊ में वो प्राइवेट जॉब करके अपना घर चलाने लगे थे। भाई बहनों में प्रीति सबसे बड़ी थी। बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी। जवान हुई तो उसकी चंचलता और बढ़ गई। वो बन सवर कर रहती थी और गली मोहल्लों में इतराती इटलाती चलती थी। गली मोहल्ले के लड़के उसे पाने का सपना देखते थे, लेकिन प्रीति उन्हें अपने पास भी नहीं भटकने देती थी। प्रीति के घर मुन्ना तिवारी का आना जाना था। ये मुन्ना तिवारी वही है जो राहुल का बड़ा भाई था। मुन्ना तिवारी पार्वती का दूर का रिश्तेदार था। मुन्ना 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। बीच का भाई राहुल था और सबसे छोटा भाई विवेक था। 2 बहनें ज्योति और नीतू भी थी। मुन्ना तिवारी मैरिड था। पार्वती के घर आते जाते मुन्ना की निगाह उसकी जवान बेटी प्रीति पर पड़ी। वो उसे फंसाने का ट्राई करने लगा। वो जब भी घर आता प्रीति के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाता था। गिफ्ट पा करके प्रीति बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे मुन्ना प्रीति से हंसी मजाक और छेड़छाड़ में टच भी करने लगा। प्रीति भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगी। दोनों के बीच प्यार बढ़ा तो एक दिन मुन्ना और प्रीति दोनों घर से भाग गए। और ये वही प्रीति है जो आगे चल करके राहुल की वाइफ बनने वाली थी। बदनामी से बचने के लिए पार्वती ने मुन्ना के घर वालों से बात की और बेटी को वापस करने के लिए बोला। मुन्ना जो पहले से ही मैरिड था, जब उसकी वाइफ को पता चला कि उसका पति एक कुंवारी लड़की को लेकर भाग गया है, तो उसने बखेड़ा शुरू कर दिया। उसने अपने लेवल पर उसका पता लगा करके और हस्बैंड पर प्रेशर बना करके प्रीति को वापस उसकी माँ पार्वती के घर भिजवा दिया। प्रीति के घर से भाग जाने से पार्वती की अपने गांव में बहुत बदनामी हुई थी। अब उसे उसके ब्याह की चिंता होने लगी थी। प्रीति कहीं दोबारा कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देना चाहती थी। इसी बीच प्रीति से रिलेशन बनाए रखने के लिए मुन्ना ने एक और प्लान बनाया। उसने प्रीति की माँ पार्वती को राजी कर लिया कि प्रीति की शादी उसके ही छोटे भाई मुन्ना तिवारी से करा दें। राहुल उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम करता था। कोर्ट मैरिज करने के बाद प्रीति राहुल के साथ रहने लगी। वहाँ ससुराल में भी प्रीति का अफेयर मुन्ना के साथ कंटिन्यू था, जो कि अब उसका जेठ बन गया था। बात कहीं हद से आगे ना बढ़ जाए तो राहुल अपनी ससुराल अंदावा में अपनी वाइफ को ले जाकर के रहने लगा था। ससुराल में उसकी विधवा सास और एक साली रहते थे। दोनों साले लखनऊ में जॉब कर रहे थे। ससुराल में रहते हुए राहुल ने कुछ ही सालों में अपना सिक्का जमा लिया। यही नहीं, उसने सास पार्वती को बहला फुसला करके 16 बिस्वा जमीन भी अपने नाम करा ली। भारी कर्ज लेकर के उसने ससुराल में एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। मायके में ही प्रीति ने 3 बेटियों माही, पीहू और पाहू को जन्म दिया। राहुल अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनकी हमेशा ज़रूरतें पूरी करता था। ससुराल में राहुल तिवारी ने जो घर बनवाया था, उसके लिए उसने एक सुनार से 20 लाख रुपए का कर्जा लिया था। रुपए मांगने के लिए वो अक्सर राहुल के पास आया करता था। रुपए ना देने पर वो उसे धमकाता भी था। राहुल भी अपने बड़े भाई मुन्ना तिवारी की तरह रंगीन मिजाज का था। 3 बेटियों को जन्म देने के बाद प्रीति अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। इसी दौरान राहुल की अपनी 25 साल की कुंवारी साली ज्योति से अवैध संबंध हो गए और ज्योति भी अपनी बड़ी बहन प्रीति की तरह थी, चंचल स्वभाव की। एक दिन ज्योति की माँ पार्वती ने ज्योति को राहुल के साथ फिजिकल होते देख लिया तो वो शॉक्ड हो गई। उसने बेटी और दामाद को वहीं डांट लगाई। यही नहीं, प्रीति को भी राहुल पर नजर रखने को कहा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक रात प्रीति ने भी राहुल को ज्योति के साथ देख लिया। फिर तो उस रात उस घर में जमकर हंगामा हुआ। प्रीति ने भी छोटी बहन ज्योति को काफ़ी बातें सुनाई। उसने ज्योति से स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में बोल दिया कि वो उसकी सौतन बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वार्निंग के बाद भी ना तो ज्योति मानी और ना ही राहुल। दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों मिलन कर लेते। ज्योति को लेकर के प्रीति और राहुल के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगा था। प्रीति राहुल से अपनी बहन के रिलेशन के बारे में बोलती तो राहुल भी प्रीति के पास्ट में उसके बड़े भाई मुन्ना के साथ जो रिलेशन थी उस बात को लेकर के उस पर चढ़ जाया करता था। परेशान होकर के प्रीति ने माँ पर प्रेशर बना करके ज्योति की शादी प्रतापगढ़ में करवा दी। लेकिन राहुल ज्योति को ससुराल नहीं भेजता था। वो किसी भी कीमत पर ज्योति को खोना नहीं चाहता था। ज्योति भी मायके में ज़्यादा नहीं रहती थी। इसी बीच बीमारी के चलते ज्योति के हस्बैंड की डेथ भी हो गई। वो अब मायके में ही रहने लगी थी और राहुल भी यही चाहता था।
राहुल के साले जयप्रकाश और रामप्रकाश लखनऊ में जॉब करते थे। दोनों भाइयों को जब पता चला कि उसके बहनोई राहुल तिवारी ने धोखाधड़ी करके 16 बिस्वा जमीन अपने नाम करवा ली है और बहन ज्योति को भी बहला फुसला करके उसके साथ रिलेशन बनाता रहता है, तो उनका माथा ठनका। वो नौकरी छोड़कर गांव आ गए और खेती किसानी करने लगे। वो घर खेत की रखवाली करने के साथ बहन ज्योति पर भी नजर रखने लगे। इसी बीच जयप्रकाश की और रामप्रकाश की भी शादी हो गई। जुलाई 2021 में राहुल और उसके सालों जयप्रकाश और रामप्रकाश के बीच में जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में फैमिली और गांव वालों ने दोनों भाइयों का साथ दिया। सभी ने मिलकर के राहुल को ससुराल वाला घर छोड़ने की वार्निंग दे दी। मजबूर होकर के राहुल ने नवंबर 2021 में अंदावा ससुराल में जो उसका घर बनाया हुआ था वो छोड़ दिया और प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रेंट पर रहने लगा। फैमिली को पालने के लिए राहुल जानवरों की खरीद फरोख्त का बिजनेस करने लगा था, लेकिन इस बिजनेस में उसे इतना प्रॉफिट नहीं होता था कि वो फैमिली को ठीक से चला सके। कर्ज लेकर के उसे अपनी गृहस्थी चलानी पड़ रही थी। इसी मकान में एक दूसरा किराएदार संदीप पाल रहता था। वो जॉब की तलाश में था और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। राहुल के अपने पड़ोसी दद्दू सरोज के साथ में भी अच्छे रिलेशन थे। दोनों फैमिलीज के बच्चे एक दूसरे के घर खेलने आते थे। दद्दू सरोज की जो बीच की बेटी थी सुमन और राहुल की जो बीच की बेटी थी पीहू के बीच में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही सेम एज की थी। पीहू सुबह ही उसके घर खेलने पहुंच जाती थी। राहुल और प्रीति के बीच रिलेशन नॉर्मल नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। झगड़ा कर्जा और बहन ज्योति के साथ नाजायज संबंधों को लेकर के होता था। दरअसल राहुल पर लगभग 20 लाख रुपए का कर्जा था। ये कर्जा उसने एक सुनार से लिया था जब उसने अपने ससुराल में एक बड़ा सा घर बनवाया था। अब बात ये थी, दिक्कत ये हो चुकी थी, घर भी उसके हाथ में नहीं था, लेकिन उसका कर्जा उसके सर पर जरूर था। जब भी वो सुनार राहुल से कर्जा तकादा करने के लिए आता था और राहुल को डराता था, तो राहुल अपनी वाइफ प्रीति से झगड़ा करता था। और जब भी राहुल अपनी साली ज्योति के साथ में हंसी ठिठोली करता था, उस दिन प्रीति राहुल से झगड़ा करती थी और इन झगड़ों से कई बार उनकी बातचीत कई दिनों तक बंद रहती थी। राहुल घर की कलह से परेशान था। वो अपनी परेशानी संदीप पाल से शेयर करता था। बातों बातों में राहुल ऐसी बात कह जाता था जिसे सुनकर के संदीप कांप उठता था। राहुल को अब अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी, क्योंकि ससुराल का आलीशान मकान जिसे उसने कर्जा लेकर के बनवाया था वो उसे छिन गया था। जिस जमीन का बैनामा उसने अपने नाम कराया था वो भी सालों ने छीन ली थी और साली ज्योति भी उससे दूर हो गई थी। राहुल को लगने लगा था कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। फिर लगा कि यदि उसने जीवन समाप्त कर लिया तो उसकी बेटियों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। 12 अप्रैल 2022 को राहुल ने अपने दूसरे नंबर की बेटी 9 साल की पीहू का बर्थडे धूमधाम से मनाया। बर्थडे में शामिल होने के लिए राहुल का बड़ा भाई मुन्ना और भतीजा प्रिंस भी आया, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था इसकी भनक किसी को भी उसने लगनी नहीं दी। बर्थडे पार्टी में किराएदार संदीप पाल भी शामिल हुआ था, लेकिन दूसरे दिन उसे किसी काम के लिए प्रतापगढ़ जाना था तो वो चला गया। 15 अप्रैल 2022 की रात 8 बजे राहुल ने वाइफ और बेटियों के साथ खाना खाया। उसके बाद प्रीति कमरे में पड़ी हुई चारपाई पर लेट गई। माही, पीहू और पाहू चारपाई के पास पड़ी हुई चौकी पर लेट गए। कुछ देर के बाद ही वो चारों के चारों सो गए। इधर राहुल की नींद नहीं आ रही थी। वो देर रात तक जागता रहा। उसके मन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक ख्याल चल रहे थे। फिर वो चापड़ लेकर के उस कमरे में पहुंचा जहां पर उसकी वाइफ प्रीति और इसकी तीनों बेटियां गहरी नींद में सो रही थी। राहुल ने पहले प्रीति के गले पर चापड़ मारा, जिससे उसका गला कट गया और उसकी वही डेथ हो गई। उसके बाद राहुल ने तीनों बेटियों को भी चापड़ से मार करके उनका गला काट दिया और उनको मार डाला। पत्नी और बेटियों को मर्डर करने के बाद में उसने वो चापड़ घर के सामने प्याज के खेत में छिपा दिया। फिर कमरे में आकर के सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने साले और उसकी वाइफ के साथ में 11 लोगों के नाम लिखे और उन्हें हत्या का आरोपी बताया। इसके बाद उसने आंगन में लोहे के जाल में एक साड़ी को फंसा करके एक फंदा बनाया और उस पर झूल गया। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग राहुल की जो तीनों बेटियां थी वो भी उसकी नहीं थी। वो तीनों बेटियां उसके बड़े भाई मुन्ना तिवारी के साथ उसकी वाइफ की जो रिलेशन थे उसके साथ हुई थी।
शायद इन्हीं वजहों से राहुल ने अपनी वाइफ, अपने बच्चों को मार करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इस समय राहुल के दोनों साले जयप्रकाश और राम प्रकाश जेल में हैं और उन पर आत्महत्या उकसाने के लिए केस चल रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।